शादी के इंतजामात में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं इतनी शान से बारात लेकर जाना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले आज रजब अली शाह अबरिश को बयाने आया है। मेरी मोहब्बत का सबूत सारी बरादरी तक पहुँच जाना चाहिए। फोन पर हिदायत देते हुए रजब अली शाह ने हुक्म भरे लहजे में कहा। वो बेहद खुश था। निचला लब दांतों तले दबाए वो बेअख्तियार मुस्कुरा दिया। उसे अबरिश का ख्याल आया था। फोन पर बात करते हुए भी वो उससे कितना शर्माती थी, और अब जब वो उसे अपनी बीवी बनाने जा रहा था और वो भी इस शान के साथ, तो ना जाने उसका रद्दे अमल क्या होगा। वो अपने ख्यालों में गुम था। जब कमरे का दरवाजा बजा वो बेअख्तियार चौंका। अम्मा जान अंदर दाखिल हो रही थीं। रजिया बेगम मुस्कुराते हुए अंदर आई और उन्होंने आगे बढ़कर रजब अली का माथा चूम लिया। कितना खुश है मेरा बेटा, माशा अल्लाह। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए और तुम्हारी होने वाली दुल्हन के साथ तुम्हारा नेक नसीब बनाए। रजिया बेगम की दुआ पर रजब अली मुस्कुरा दिया। खुश क्यों ना हूँ अम्मा जान, 8 साल मैंने आज के दिन का इंतजार किया था। अमेरिका में हर गुजरते दिन के साथ मुझे बस यही ख्याल आता था कि कहीं मेरे जाने से पहले अबरिश किसी और की ना हो जाए। कॉलेज में दाखिले के दौरान जब मैंने उसे देखा था तो फैसला कर लिया था कि मैं इसी से ही शादी करूंगा, और आपने वाकई में ही सबूत दिया कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, जो आपने मेरी पसंद को खुशी से कबूल किया है। रजब अली ने प्यार से माँ के हाथ को चूमा तो वो मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब तरह का दर्द था। रजब समझ नहीं पाया। तभी कमरे के खुले दरवाजे से शगुफ्ता फुप्पो अंदर दाखिल हुई। गाड़ियों की एक लंबी कतार है जो बारात के साथ जाने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह बहुत ही शानदार बारात का इंतजाम किया है। लेकिन शगुफ्ता फुप्पो ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। रजब ने चौंक कर उन्हें देखा। रजिया बेगम का चेहरा भी बुझ सा गया था। रजब बेटा, ये ठीक है कि तुमने 8 साल अपनी खुशियों का इंतजार किया और आज तुम अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कुछ अरसा इंतजार कर लेना चाहिए था। तुम्हारा बड़ा भाई जेल से रिहा हो जाता तो तुम उसे भी अपनी खुशियों में शामिल कर सकते थे। शगुफ्ता बेगम की बात पर रजब के चेहरे पर तारीक साया लहराया। वो खामोश हो गया। रजिया बेगम ने बात संभाली। दरअसल शगुफ्ता, अबरिश बहुत खूबसूरत और काबिल लड़की है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अब तक उसका कहीं रिश्ता नहीं हुआ था और उन्होंने हमारे रजब अली को हाँ कह दी। वैसे तो वो लोग दरमियाने से तबके के लोग हैं, लेकिन अबरिश मुझे बेहद पसंद है। देर करना मुनासिब नहीं। रजिया बेगम की बात पर शगुफ्ता फुप्पो खामोश हो गई थी। वो खामोशी से कमरे से निकलती चली गई। उनके जाने के बाद रजिया बेगम भी उसे जल्द तैयार होने का कहते हुए कमरे से चली गईं। रजब ने जेब में रखा हुआ मोबाइल निकालकर उसने अबरिश का नंबर मिलाया। दूसरी जानिब वो कमरे में तारीकी किए बेड पर ऊंधी लेटी थी। उसकी आंखें किसी गहरे नुक्ते पर जमी थीं। स्याह बाल कमर के नीचे तक जाते थे। वो बेहद हसीन थी। मोबाइल पर आती जब रजब अली की कॉल देखकर वो एक लम्हे के लिए खामोश सी हो गई थी, मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की। कमरे की फिजा जैसे यकदम बोझल सी हो गई थी। रजब अली की बेताब सरगोशियां उसके कानों में गूंजने लगी थीं, मगर उसके दिल को खुश करने की बजाय एक अजीब सा खौफ था जो उस पर तारी हो रहा था। फोन बजकर खामोश हो गया और तभी दस्तक देकर हमदान साहब अंदर दाखिल हुए, और वो उसके बाबा थे। तुम्हारी सहेलियां आ गई हैं। बाहर सारे मेहमान भी जमा होना शुरू हो गए हैं। तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? पॉलर जाने के लिए भी मना कर दिया, हमदान साहब ने धीमी सी आवाज में उससे पूछा था। अबरिश ने अपना झुका हुआ सर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में जमाने भर का कर्ब जमा था। बाबा, क्या ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये ठीक है? उसकी आवाज में बेबसी थी। हमदान साहब ने सर झुका लिया। उन्होंने खामोशी से अपनी व्हील चेयर मोड़ी और बाहर जाने लगे, मगर बाहर निकलने से पहले उन्होंने गर्दन मोड़कर अबरिश को देखा। ये सही है या नहीं, मगर ये जरूरी है। तैयार हो जाओ, रजब अली की बारात बस आने ही वाली है। हमदान साहब कमरे में चले गए। अबरिश ने घुटनों में अपना मुंह छुपा लिया। रेशमी बालों ने बिखर कर उसे जैसे ढांप लिया था। मोबाइल पर एक दफा फिर रजब अली की कॉल आ रही थी। शेरवानी पहनते हुए रजब ने आखिरी दफा अबरिश को कॉल मिलाई थी।
مگر اس کی کال ریسیو نہیں کی، شاید مصروف ہوگی، آخر اسے میرے لیے دلہن بھی تو بننا ہے۔ مسکراتے ہوئے رجب علی نے سوچا۔ آئینے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، وہ بے حد خوش تھا۔ آج سے 8 سال پہلے جب اس نے کالج میں داخلہ لیا تھا تو اسے اپنی کلاس فیلو ابرش سے عجیب سی انسیت محسوس ہوئی تھی۔ وہ سبز آنکھوں والی حسین پری پہلی نظر میں اس کے دل کو گھائل کر گئی تھی۔ شاید ابرش کو بھی وہ اچھا لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میں اتنی تیزی سے قربت ہوئی کہ چند ماہ بعد جب بابا نے اس کے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا تو ابرش پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ رجب۔ رجب نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ خود اس کا دل بھی برا ہو رہا تھا، مگر جانا بھی ضروری تھا۔ امریکہ پہنچتے ہی اسے جب بھی موقع ملتا تھا وہ ابرش کو فون کیا کرتا تھا۔ شروع میں تو کچھ عرصہ دونوں کی پابندی سے بات ہوتی رہی، مگر اس کے بعد نہ جانے ابرش کا فون کہیں کھو گیا۔ جب بھی اس کا نمبر ملاتی تو وہ بن جاتا۔ وہ خود بھی امریکہ کی سخت پڑھائی میں اتنا مصروف ہوا کہ رابطہ کرنے کا ہوش ہی نہ رہتا، مگر ابرش کی یاد اس کے دل میں ہمیشہ سلامت رہی تھی۔ ڈھیروں کے حساب سے وہ ابرش کو خط لکھتا اس کے گھر کے ایڈریس پر، مگر ابرش کا کبھی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین رہنے لگا۔ قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ ان 8 سالوں میں ایک دفعہ بھی پاکستان نہ آ سکا، اور جب اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا سب سے پہلا کام اس نے ابرش کو تلاش کرنے کا کیا تھا۔ اس کے پرانے جاننے والے دوست کے ذریعے اسے ابرش کے موجودہ گھر کا پتہ چل گیا تھا، اور اس روز جب اس کے گھر کے باہر اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، وہ تیار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلی۔ وہ قریبی اسکول میں جاب کرتی تھی۔ رجب کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ وہ پلٹ آئے گا، مگر ابرش کو دیکھ کر تو رجب کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ وقت نے اس کے خد و خال مزید نکھار دیے تھے، مگر نہ جانے کیوں وہ خاموش خاموش سے رہنے لگی تھی۔ رجب کی محبت میں کئی گنا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے چند دن بھی صبر نہ کیا اور اپنی ماں کو رشتہ لینے کے لیے ابرش کے گھر بھیج دیا۔ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ کیا ابرش کے بابا نے اس کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، اور رجب علی اس کا دل تو اتنا بےتاب تھا کہ وہ ایک ہفتہ بھی صبر نہ کر سکا، اور اس نے 3 دن بعد ہی بارات ابرش کے گھر لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلدی آؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ باہر سے سب لوگ آوازیں لگا رہے تھے۔ رجب نے موبائل جیب میں ڈالا، ہاتھوں پر گھڑی باندھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی بےتابیاں عروج پر تھیں۔ سجی سوری حویلی سے گاڑیوں کا یہ قافلہ نکلا۔ گاؤں کے باہر شہر کے آغاز پر ہی ابرش کا گھر تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بارات اس کے چھوٹے سے مگر پرسکون گھر کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ شادی والی رونق اور ہنگامی صورتحال ابرش کے گھر بھی نظر آ رہی تھی۔ بارات کا شاندار استقبال کیا گیا، شہنائیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ رجب علی کی کار کا دروازہ کھول کر اسے نیچے اتارا گیا۔ دولہے کے روپ میں وہ شاندار لگ رہا تھا۔ وہ استحقاق سے قدم اٹھاتا ہوا خوبصورتی سے سجے اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی کا شور بلند ہوا۔ اندر کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی ابرش کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس کی سہیلی ثانیہ نے اسے بے حد خوبصورتی سے تیار کیا تھا۔ نازک سا ٹیکا ماتھے پر ٹکائے ہوئے اس کا دلہن کا روپ مکمل ہوا تو ثانیہ ساکت رہ گئی۔ تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو، آج تو رجب بھائی اپنی محبت کو پا کر نہال ہو جائیں گے۔ ثانیہ کی آواز میں شرارت تھی۔ ابرش ہلکا سا مسکرا دی۔ جلدی درمیان میں لگے ایک پردے کے دونوں اطراف میں ابرش اور رجب علی کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ رجب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ آج وہ دشمن جاں ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی تھی۔ پردے کی دوسری جانب سے اس کا سرخ رنگ کا خوبصورت گھیردار لباس نظر آ رہا تھا۔ اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پایا، مگر اسے پتا تھا وہ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی ہوگی۔ نکاح پڑھا دیا گیا۔ قبول ہے کہتے ساتھ ہی ابرش رجب علی کی دلہن بن گئی۔ سب رجب علی کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بھلا سب کے نصیب میں کہاں ہوتا ہے اپنی برسوں پرانی محبت کو پا لینا۔ ابرش کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ خوبصورتی سے بنائے گئے سٹیج کے اوپر رجب علی کو بٹھایا گیا تو ثانیہ نے ابرش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے برابر بٹھا دیا۔ فوٹوگرافر دھڑا دھڑ ان کی تصویریں اتار رہا تھا۔
वो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट साथ बैठा और उसने रुखसती का शोर मचा दिया। सभी लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। अरे दूल्हे को कितनी ज्यादा जल्दी है दुल्हन को अपने घर ले जाने की, देखो तो। औरतें एक दूसरे से हंसते हुए कहने लगी। अचानक अबरीश को अपने पीठ पर 2 लड़कियों की सरगोशी सुनाई दी। किस कदर खुशकिस्मत है ये अबरीश, इतना सब होने के बाद भी इतना हसीन और काबिल दूल्हा मिला है, वो भी जो बैरूने मुल्क से पढ़कर आया है। अबरीश का दिल एकदम से बैठ सा गया। दूसरी लड़की कह रही थी, हाँ ऐसा लगता है जैसे दूल्हे वालों को कुछ पता ही नहीं है। अबरीश की हथेलियां पसीने से भीगने लगी थीं। चंद लम्हे पहले तक वो जो नई जिंदगी की शुरुआत पर खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी, अचानक खौफजदा सी होने लगी कि इन ख्यालों में गुम हो। अबरीश उसके सामने हाथ बढ़ाकर रजब अली खड़ा था। उसने खामोशी से अपना हाथ रजब के हाथ में दे दिया। हमदान साहब की दुआएं लेकर वो घर से रुखसत हुई। रजब अली की शानदार सजी सजाई गाड़ी में उसे रजब के मुकाबिल बिठा दिया गया। आगे ड्राइवर था। रजब ने अपनी गाड़ी में किसी और को ना बैठने दिया। वो पूरे रास्ते जी भर कर अबरीश को देख लेना चाहता था। मैं तुमसे हर चीज का बदला लूंगा। अबरीश, मैंने इतने खत तुम्हें लिखे, तुमने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। तुमने अपना फोन नंबर तक बदल लिया और मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम्हें ये लगा था कि मैं बाहर जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा? कितना गलत सोचती थी तुम मेरे बारे में। अबरीश ने चौंक कर रजब की तरफ देखा। वो गमगीन लहजे में कहता हुआ दिलचस्पी से उसे देख रहा था। उसका ये रूप रजब के लिए कातिल था। वो पुराना घर अब्बू का सरकारी मकान था, इसलिए हमें उनकी रिटायरमेंट के बाद घर तब्दील करना पड़ा। फोन चोरी हो गया था, इसलिए न खत का जवाब दे सकी और ना ही कॉल्स का। अबरीश ने धीमे लहजे में कहा तो रजब हंस पड़ा। अरे तुम तो सीरियस ही हो गई हो, मैं तो मजाक कर रहा था। उसने आगे बढ़कर ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने की हिदायत की। उससे सब्र नहीं हो रहा था कि 1.5 घंटे का ये फासला वो 10 मिनट में तय कर ले। शायद उसके कहने का ही असर था कि महज 1 घंटे के बाद ही वो लोग हवेली के अंदर मौजूद थे। हवेली में पूरे गांव के अफराद जमा थे। रस्मों का एक लंबा सिलसिला था जिससे गुजरते गुजरते अबरीश थकने लगी। भारी लहंगा अब उससे संभाला नहीं जा रहा था। कंधों में अलग दर्द हो रहा था। उसने मदद तलब निगाहों से दाएं बाएं देखा। रजब साथ ही बैठा उसे गहरी नजर से देख रहा था। बस कर दे अम्मा जान, अबरीश थक गई है। अब जितनी भी रस्में रहती हैं बाकी सुबह कर लीजिएगा, मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं दे सकता। रजब ने अम्मा की जानिब देखते हुए कहा। रजिया बेगम जो एक रस्म के लिए दूध से भरा थाल उसके सामने ला रही थी, मुस्कुराकर रह गई। रजब की बेताबियां किसी से छुपी हुई नहीं थी। सजी सवरी दुल्हन बनी अबरीश को रजब अली के कमरे में पहुंचा दिया गया। खूबसूरत सेज के दरमियान वो बैठी थी। कमरे का माहौल अबरीश का दिल धड़काने लगा था। चारों जानिब फूलों की महकती खुशबू थी। अजीब सा सुकून तारी हो रहा था। अबरीश ने अपने कपकपाते हाथों पर काबू पाने की कोशिश की। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। वो खुद में सिमट सी गई। भारी कदम की चाप अंदर दाखिल हुई और किसी ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। अबरीश का दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो रजब अली था जो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चलते हुए अबरीश के ऐन सामने आकर बैठ गया था। उसके वजूद से उठती परफ्यूम की भीनी भीनी महक अबरीश के हवासों पर तारी होने लगी। रजब अली ने आगे बढ़कर उसका घूंघट हटा दिया। तुम पहले से बढ़कर खूबसूरत हो गई हो। जितनी बार तुम्हें देखता हूँ यकीन नहीं आता कि किस्मत मुझ पर कितनी मेहरबान है। रजब अली ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था। उसके हाथों पर अपनी उंगलियां फेरते वो उसे अपने जज्बों की दास्तान सुना रहा था। कैसे वो अमेरिका में दिन रात उसे याद करता था। वो उस 19 साल रजब अली से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। अब वो एक 27 साल मैच्योर मर्द था, मगर साफ दिख रहा था कि वो अबरीश की मोहब्बत में सरता पैर डूबा हुआ है। अबरीश के हवास सुन होने लगे। अपनी ही धुन में बातें करता हुआ रजब अली अचानक चौंका। तुम्हारे हाथ इतने ज्यादा ठंडे क्यों हो रहे हैं? उसने निगाह उठाकर अबरीश की तरफ देखा और उसी पल जैसे उसके कदमों तले से जमीन निकल गई।
सामने बैठी अब्रिश का रंग खतरनाक हद तक सफेद हो रहा था और वो किसी बुत की तरह से बैठी थी। रजब अली के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, यूं जैसे वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही यहाँ मौजूद हो। अब्रिश, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? रजब अली ने हाथ आगे बढ़ाकर हल्का सा उसका कंधा छुआ और वो जैसे उसी बात की मुंतजिर थी। रजब के हाथ लगाते ही वो किसी मिट्टी के ढेर की तरह दाईं जानिब गिरती चली गई। रजब ने लपक कर उसे अपने बाजुओं के हसार में संभाला था। वो बेहोश हो चुकी थी। अब्रिश, अब्रिश, क्या हुआ तुम्हें? उसके गाल थपथपाते हुए रजब अली बेयकीनी से पूछ रहा था, लेकिन अब्रिश होशो हवास खो चुकी थी। जवाब कहाँ देती। एहतियात के साथ उसे बेड पर वापस लेटाते हुए रजब अली ने लपक कर पानी का गिलास भरा। उसके खुद भी औसान खता हो रहे थे। गिलास में से पानी की छींटें अब उसके चेहरे पर मारते हुए वो उसे मुसलसल होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके मुसलसल जर्द पड़ती रंगत साफ बता रही थी कि वो इतनी जल्दी होश में आने वाली नहीं है। मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। रजब अली के जहन में ख्याल आया और अगले पल उसने अब्रिश को अपने दोनों बाजुओं में उठाया और तेजी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाहर लाउंज में चंद करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। उन्होंने रजब को अब्रिश को इस तरह उठाकर लाते देखा तो सभी चौंक गए। या अल्लाह, खैर, ये क्या हो गया है रजब? रजिया बेगम लपक कर आगे आई। रजब खुद परेशान था, मगर उसने माँ को तसल्ली दी। लंबा सफर था। अम्मी, शायद ये बेहोश हो गई है। मैं अभी इसे हॉस्पिटल दिखा कर लाता हूँ। आप लोग फिक्र मत करें। माँ को तो उसने तसल्ली दे दी थी, लेकिन गाड़ी की बैक सीट पर अब उसको डालते हुए वो बेहद परेशान हो गया था। गाड़ी ड्राइव करने के दौरान भी बार बार वो मुड़कर अब्रिश को देखता रहा। बदकिस्मती से गांव के अंदर मौजूद वाहिद हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। रजब अली का दिल ना माना कि वो अब्रिश को वहां ले जाए। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते 1.5 घंटे का रास्ता सिर्फ 30 मिनट के अंदर तय करते हुए वो शहर के आलीशान अस्पताल में पहुंच चुका था। हॉस्पिटल में मौजूद तमाम लोगों ने ही हैरत से स्ट्रेचर पर आती हुई उस दुल्हन को देखा था, जिसका लिबास यहाँ तक के जेवरात भी वैसे के वैसे थे। कुछ की नजरों में ताज्जुब था और कुछ की नजरों में दिलचस्पी थी, मगर रजब अली बुरी तरह से परेशान था। डॉक्टर्स उसके हाथ से स्ट्रेचर लेकर उसे इमरजेंसी में ले गए थे। रजब अली बेचैनी से बाहर टहलने लगा। वो मैच्योर मर्द था, जानता था कमजोरी के बायस अब्रिश बेहोश हो गई है, लेकिन उसे इस तरह लाचार देखकर रजब अली को जरा अच्छा नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने इमरजेंसी का दरवाजा खोलकर रजब अली को अजीब सी निगाहों से देखा। रजब लपक कर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? डॉक्टर ने एक सर्द निगाह रजब पर डाली और उसे अपने पीछे अंदर आने का कहा। रजब फौरन अंदर दाखिल हो गया। इमरजेंसी के एक बेड पर अब्रिश को लिटाया गया था। पर्दा बराबर था। वहाँ रजब और डॉक्टर के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। क्या आपकी आज शादी हुई है? डॉक्टर ने सर्द लहजे में रजब अली से पूछा। रजब ने हाँ में सर हिला दिया। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले रुखसती हुई है। शायद कमजोरी के बायस बेहोश हो गई है, रजब ने जवाब दिया। तो डॉक्टर मुस्कुरा दी। उसकी नज़र अल्ट्रासाउंड वाली मशीन पर जमी थी। आपकी बीवी के कुछ टेस्ट किए थे, मगर मुझे शक हो रहा है। मैंने अपने शक की तस्दीक के लिए इसका अल्ट्रासाउंड किया है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बीवी माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने गोया रजब अली के सर पर बम फोड़ा था। रजब ने बेयकीन निगाहों से पलटकर बेड पर लेटी अब्रिश की जानिब देखा। वो होश में थी और फटी फटी निगाहों से डॉक्टर और रजब अली को देख रही थी। ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर? रजब अली के मुंह से सरसराती आवाज निकली। डॉक्टर ने कंधे उचका दिए। रिपोर्ट्स तो यही कह रही है, ये होश में आ चुकी हैं। दवा हमने दे दी है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर मशीनी अंदाज में कहते हुए इमरजेंसी रूम से बाहर निकल गई। रजब ने पलटकर बेयकीन निगाहों से उसे देखा था, जैसे सातों आसमान उसके सर पर टूट पड़े हैं। उसने बेअख्तियार अपने माथे पर हाथ फेरा और उसी पल अब्रिश ने लपक कर उसका हाथ थाम लिया। मेरी बात सुनो रजब, ये डॉक्टर झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। ये जेली डॉक्टर है। तुम चाहो तो किसी और डॉक्टर से भी चेकअप करवा सकते हो। मेरा यकीन करो। वो बार बार खौफजदा नजरों से रजब को देखती एक ही जुमला दोहरा रही थी। रजब का सर फटने लगा, लेकिन उसे डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं आया था। उसने अब्रिश को उठने में मदद दी। शायद उसे गलत फहमी हो गई है।
आओ हम किसी और डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कोई मल्टी विटामिन की टैबलेट ले लेते हैं। खुद को संभालते हुए रजब अली ने जूता पहनने में अब्रिश की मदद की थी। अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे। रजब उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया और अपनी गाड़ी में बिठा दिया। अब उसके बैठते ही रजब अली ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। इस बार गाड़ी की स्पीड पहले से कहीं ज्यादा थी। परेशान तो वो अब भी था, लेकिन उसके माथे पर फिक्रों का जाल सा बना हुआ था। अब्रिश ने मुड़कर एक खौफजदा निगाह रजब पर डाली। अब तक वो जितनी बेताबियां उसे दिखाता आ रहा था, वो जैसे कहीं गुम सी हो गई थी। डॉक्टर की बात ने रजब को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था। अब उसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोने लगे। अचानक ही उसे जैसे घबराहट सी होने लगी थी। बेअख्तियार उसने अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ किया। भारी लिबास, भारी जेवर, उसकी तबीयत बोझल कर रहा था। उसे खांसी हुई, मगर उसके मामूली सी छींक और खांसी पर तड़प कर उसका हाल पूछने वाला रजब अली खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शायद उसने ध्यान नहीं दिया था। अब्रिश की आंखों में पानी भरने लगा। उसकी ये बेइतनाई तो वो नहीं देख सकती थी। गाड़ी रोके, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बाहर खुली हवा में सांस लेना है। अब्रिश ने अपनी आंखें साफ करते हुए अचानक ही कहा था। रजब अली ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। वाकई उसकी तबीयत खराब लग रही थी। उस वक्त वो लोग एक वीरान से रोड से गुजर रहे थे। रजब ने विंडो से झांक कर आसपास देखा। गाड़ी की रफ्तार सुस्त तो की, मगर वो गाड़ी रोक नहीं रहा था। यहाँ गाड़ी रोकना मुनासिब नहीं, मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल जाकर ही गाड़ी रोकता हूँ, रजब ने कहा। मगर अब्रिश जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। अचानक ही उसने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और सुस्त होती हुई गाड़ी में से अचानक बाहर को कूद गई। धड़म से सड़क पर गिरने की उसकी आवाज रजब के कानों से टकराई। वो हक्का बक्का रह गया था। बेअख्तियार ही गाड़ी की ब्रेक पर अपना दबाव बढ़ा दिया। चरर की जोरदार आवाज सन्नाटे को चीरती दूर तक चली गई। गाड़ी रुक चुकी थी। बेताबी से अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए रजब अली बाहर निकला। उससे पीछे काफी फासले पर वो जमीन पर गिरी थी। दुपट्टा शाने से ढलक चुका था। बालों का बनाया हुआ जूड़ा ढीला हो रहा था। माथे का टीका न जाने कहाँ गिर गया था। वो हथेलियों के जोर पर जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी। रजब लपक कर उसके पास आया। ये क्या बचपना है, ये क्या किया तुमने? अभी खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो। रजब अली को बेअख्तियार गुस्सा आया था। उसकी आवाज ऊंची हो गई। अब्रिश ने नजर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें पानियों से भर रही थीं। रजब ने अपने हाथ बढ़ाकर उसे अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया था। अब्रिश की निगाहें झुक गईं। आंसू ज़ारों कतार उसकी आंखों से बह रहे थे। रजब ने एक ठंडा सांस लिया। ये सब तुमने क्यों किया? अब्रिश गाड़ी से छलांग क्यों लगाई? अब की बार उसकी आवाज में मौत की सी ठंडक थी। मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं दूसरे डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहती। आप मुझे जान से मार दें, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकें। अब्रिश ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और फूट फूट कर रोती हुई जमीन पर बैठती चली गई। रजब अली के ऊपर जैसे किसी ने ठंडे यख पानी का पूरा जग उंडेल दिया हो। वो अपनी जगह सुन सा रह गया। बेअख्तियारी उसके लबों से निकला, क्यों? तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहती? तुमने तो कहा था कि वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, तो तुम्हें दूसरे डॉक्टर से चेकअप करवाना है। रजब अली की आवाज में बेयकीनी थी। उसकी बात सुनते ही रोती हुई अब्रिश ने अपना सर उठाकर रजब को देखा। वो डॉक्टर झूठ नहीं बोल रही, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पिछले 2.5 माह से मुझे खुद को ये अंदाजा हो रहा है कि मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है। मुझे अपने वजूद में आती तब्दीलियां महसूस हो गई हैं। उस डॉक्टर ने बिल्कुल सच कहा है, टूटे फूटे लफ्जों में। अब उसने रजब अली को जो बताया था उसे यकीन करना रजब अली के बस में नहीं था। सातों आसमान उसके सर पर टूट पड़े थे। वो फटी फटी निगाहों से अब्रिश की जानिब देखता चला गया। अब्रिश जवाब देकर दोबारा अपनी आंखों पर हाथ रख चुकी थी। उसकी सिसकियां वीरान रोड पर दूर दूर तक फैल रही थीं। न जाने कितनी देर तक रजब अली उसकी बात को समझने की कोशिश करता रहा, और जब वो बोला तो उसके लबों से बस इतना ही निकला, क्यों? ये सब कुछ तुमने क्यों किया?
मैं तुम्हें बाकिरदार और मासूम समझता था, मगर तुम क्या निकली। मैंने 8 साल तुम्हारा इंतजार किया। जानती भी हो, अमेरिका में मर्द और औरत के दरमियान ना कोई रुकावट होती है और ना ही कोई असूल। इसके बावजूद मैंने किसी लड़की को छुआ तक नहीं। खुद को हमेशा तुम्हारा पाबंद समझा और तुमने मेरे जाते ही मुझे भुला दिया। और किसका गुनाह लेकर फिर रही हो, किस कीचड़ को उठा लाया हूँ मैं अपने साथ। बात के इख्तिताम पर रजब अली का लहजा सख्त हकारत भरा हो गया था। अब्रिश ने तड़प कर सर उठाकर उसे देखा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरी बात समझने की कोशिश करें। उसने आगे बढ़कर रजब अली का हाथ थामा, मगर रजब ने वहीं हाथ छुड़वाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। दूर रखो मुझसे अपने गंदे हाथ। औरत होकर तुम अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकी, और मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैं ये समझता रहा कि तुम जो मुझसे कतरा रही हो तो ये तुम्हारी शर्म है। मुझे आखिर क्यों पता न चला कि तुम तो शराफत वाली जिंदगी और निकाह को पसंद ही नहीं करती। मुझे तुम्हारे वजूद से भी घिन आ रही है। दूर हो जाओ मुझसे। बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखे अब्रिश उसे देख रही थी। वो नफरत से जमीन पर दाएं जानिब को थूकता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। अब्रिश यूं ही जमीन पर पड़े उसे दूर जाता देखती रही। गाड़ी में बैठकर रजब अली ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ता उसने अपना सर पीट लिया। घर वालों को क्या बताऊंगा कि इस गुनाहों की पोटली को अपनी मर्जी से ब्याह कर लाया था और अब कहाँ छोड़ आया हूँ। ये सब मैंने क्यों कर दिया। उसकी गैरत पर एक के बाद एक ताजियाना लग रहा था। उसने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारा। दर्द की एक शदीद लहर उसके वजूद में जागी, मगर वो उसे नजरअंदाज करता हुआ गाड़ी से नीचे उतरा। अगले ही पल वो उसे बाजू से पकड़ते हुए घसीट रहा था। चलकर गाड़ी में बैठो और अपने इस गुनाह की पोटली को घर में किसी के सामने लाने की जरूरत नहीं है। कुछ अरसे बाद मैं खुद तुम्हें तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। उसे गाड़ी में धक्का देते हुए रजब ने नफरत से कहा था। अब्रिश सुन सी रह गई थी। रजब अली के इस लहजे की आदी नहीं थी, मगर शायद यही उसके नसीब में था। दूसरी जानिब आकर बैठते हुए रजब अली ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। अब उसका रुख हवेली की जानिब था, मगर उसके चेहरे पर पहले नजर आने वाली खुशी की जगह अब सिर्फ एक ठंडा सा तासुर था। वो उसे घर वापस ले आया था। रजिया बेगम ने अपने कदमों पर चलकर आती हुई अब्रिश को देखा तो उन्हें सुकून का सांस आया। रजब अली तेजी से चलता हुआ अपने कमरे में दाखिल हो गया था। अब उसने बेबस निगाहों से कमरे के बंद दरवाजे को देखा। रजिया बेगम भी हैरान रह गई थी। शायद वो थक गया है। अब तुम भी थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो और दवा खा लेना। रजिया बेगम ने प्यार से अब्रिश को कहा तो वो सर झुकाकर दरवाजे तक चली आई। हल्के हाथ से दरवाजे का लॉक घुमाकर वो अंदर दाखिल हुई। सामने ही वो बैठकर ऊपर आंखों पर हाथ रख के लेटा था। अब्रिश चंद लम्हों तक खामोशी से उसे देखती रही। लिबास तो उसे अपना बदलना ही था। खामोशी से उसने अलमारी में से अपना एक सादा सा जोड़ा निकाला और वॉशरूम में जा घुसी। दुल्हन का ये रूप उसे रास ही नहीं आएगा, ये बात तो वो अच्छी सी जानती थी। वो चेंज करके बाहर निकली तो कमरे में रजब अली का भारी तनफ्स गूंज रहा था। वो खामोशी से सामने रखे सोफे पर जाकर लेट गई। अपनी किस्मत पर आंसू बहाते न जाने उसे कितना वक्त गुजर गया। जब उसकी आंख लगी, अगली सुबह हल्के से शोर से उसकी आंख खुली थी। वो चिड़ियों की आवाज थी जो खुली खिड़की में से अंदर आती सुनाई दे रही थी। वो बेअख्तियार उठ बैठी है। रजब अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। शायद वो कहीं जा चुका था। दिन भर मेहमानों का सिलसिला जारी रहा। लोग आ आकर नई हवेली की दुल्हन को देख रहे थे। रजिया बेगम ने उसके ख्याल रखने में कोई कमी ना छोड़ी। शाम को उसका वलीमा था। एक दफा फिर उसे हसीन तरीन दुल्हन बनाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। वो गैर अख्तियारी तौर पर ही रजब का इंतजार करती रही, मगर उसने ना आना था और वो ना आया। स्टेज पर अकेले बैठ बैठ कर ही काफी देर बाद रजब की कजनों ने उसे वापस कमरे में भेज दिया था। शोर हंगामे से अंदर कमरे में आते ही जैसे अब्रिश के कानों को सुकून सा आया। बेअख्तियार बेड के कराउन से टेक लगाकर उसने गहरी सांस ली। आंखों से दो आंसू टपक कर उसके गालों पर फैल गए और तभी कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। उसने एक सरसरी निगाह सजी सवरी अब्रिश पर डाली। ये तवाइफों की तरह सज संवर कर मुझे रुझाने के लिए आइंदा मत बैठना। मुझे सख्त सहर लगती है तुम जैसी औरतें।
तुम्हारी असलियत पहचान चुका हूँ मैं। बेहतर यही है कि मेरे सामने कम से कम आया करो। नफरत भरे लहजे में फंकारता हुआ वो वॉशरूम में जा घुसा था। अब्रिश पर जैसे किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। वो सुन सी बैठी रह गई। वॉशरूम से बाहर निकलते ही वो अपनी जगह जाकर सो गया था। अब्रिश खामोशी से उठी और चेंज करने के लिए वॉशरूम चली गई। उसने अपनी किस्मत पर सब्र कर ही लिया था। आईने में अपने अक्स को देखते हुए उसे याद आ रहा था उसने हमदान साहब की कितने मिन्नतें की थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, वो रजब को धोखा नहीं देना चाहती, मगर हमदान साहब ने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए थे। मैं बीमार हूँ अब्रिश, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं और न जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएं। ये कुदरत ने फिर से तुम्हारा हाथ थामा है, उसे इनकार मत करो, शादी के लिए मान जाओ। हमदान साहब की आंसू भरी आवाज पर न चाहते हुए भी उसने रजब अली के रिश्ते को कबूल कर लिया था और आज नतीजा उसके सामने था। ठंडी सांस लेते हुए वो बाहर निकली और खामोशी से जाकर सोफे पर लेट गई। उसके बाद रजब अली ने तो जैसे वतीरा ही बना लिया था। वो कमरे में कम से कम ही आता। वो सारा दिन हवेली के दरो दीवार को घूरती रहती। रजिया बेगम बहुत अच्छी सास थी। उन्होंने अब्रिश को बहुत प्यार दिया, मगर न जाने क्यों वो हर वक्त अजीब सी गमजदा कैफियत के शिकार रहती थी। एक रोज वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी जब उसने सामने अजीब मंजर देखा। लाउंज में टेलीफोन का क्रेडिट हाथ में लिए रजिया बेगम खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्रिश चौंक से गई। वो लपक कर सीढ़ियां उतरकर उनके पास आई। अम्मी जान, क्या हुआ है आपको? किसका फोन है? अब्रिश के पूछने की देर थी। फोन का क्रेडल रजिया बेगम के हाथ से छूटकर नीचे गिरा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने बेसाख्ता उन्हें अपने साथ लगा लिया। वो परेशान हो गई थी। रजिया बेगम सिसकियों के साथ रो रही थी। मेरा रजब की उस मुसीबत में फंस गया है। मुझे औलाद दी थी तो औलाद का सुख भी देता। ये सब क्यों किया तूने मेरे साथ? ये क्या? वो जेरे लब बुड़बुड़ाते हुए मुसलसल रो रही थी। अब्रिश को थोड़ा अजीब सा लगा। ये नाम उसने पहली दफा सुना था। न जाने कितनी देर तक रजिया बेगम रोती रही। अब्रिश उनकी कमर पर हाथ फेर कर उन्हें तसल्लियां देती रही। वो थोड़ी चुप हुई तो अब्रिश उन्हें सोफे पर बिठाकर उनके लिए पानी ले आई। रजिया बेगम ने घूंट घूंट करके पानी पिया और तभी आहट पर दोनों ने चौंक कर पलट कर देखा। दरवाजे से रजब अली अंदर दाखिल हो रहा था। अब्रिश को देखकर उसके चेहरे पर स्पाट से तासुरात फैल गए, लेकिन जूं ही उसकी नजर सोफे पर बैठी माँ पर पड़ी वो चौंक गया। रजिया बेगम का सूजा हुआ चेहरा साफ बता रहा था कि वो बुरी तरह से रोती रही हैं। रजब अली लपक कर माँ के पास आया। क्या बात है अम्मा, क्यों रो रही थी आप? क्या हुआ है? उसने बेताबी से पूछा। रजिया बेगम की आंखों से एक दफा फिर आंसू बहने लगे। रजब वकील साहब का फोन था। मसहब को उम्र कैद की सजा हो गई है, हम उसे नहीं बचा सके। रजिया बेगम फूट फूट कर रोने लगी थी। रजब के चेहरे पर भी अजीब सा तासुर फैल गया था। अब्रिश नासमझी के आलम में कभी रजब अली को दिखती और कभी रजिया बेगम को, और शायद रजिया बेगम को अंदाजा हो गया कि अब्रिश को मसहब के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने खुद पर काबू पाया और बोली, मसहब मेरा बड़ा बेटा है, रजब अली का बड़ा भाई। ये दोनों छोटे थे जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। रजब छोटा था, मसहब बड़ा था। मैंने हवेली की जिम्मेदारी उस पर डालने की कोशिश की, मगर जल्दी मुझे अंदाजा हो गया कि वो इस लायक नहीं। वो बुरी सोबत में उठने बैठने लगा। बाप सर पर नहीं था। औबाश लड़कों ने उसे बिगाड़ डाला, जो हवेली से लंबे अरसे के लिए गायब रहने लगा। चारों न चार हवेली का निजाम मुझे खुद संभालना पड़ा। रजब अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहता था, कोई मसहब का पीछा ना कर सका। छोटी मोटी शिकायतों तो उसकी आती ही रहती थी। फिर वो लंबे लंबे अरसे के लिए घर से गायब रहने लगा। उसके दोस्त छटे हुए बदमाश थे। मैंने उसे कई बार समझाया, मगर वो ना समझा। उसे देखकर ही लगता था कि वो जराइम पेशा बन चुका है। नशे की आदत ने उसे खोखला कर दिया था और वो एक रोज ऐसा गायब हुआ कि महीनों तक उसकी कोई खबर ना आई। रजब अली जिन दिनों पाकिस्तान आने वाला था, उन्हीं दिनों मुझे हमारे शहर में रहने वाले एक रिश्तेदार ने खबर दी कि मसहब को एक डकैती के दौरान पकड़ लिया गया है। डकैती में उसके हाथों से एक बूढ़ा शख्स कत्ल भी हुआ था, इसलिए इस बार उसका जेल से छूटना नामुमकिन था।
हमने केस दायर किया। अब तक तो हम यही नहीं जानते थे कि रजब किस जेल में है, लेकिन आज वकील साहब ने बताया है कि उसे खुफिया जेल से निकालकर सादा जेल मुंतकिल कर दिया गया है और अब हम लोग उससे मिल सकते हैं। बात के इख्तिताम पर रजिया बेगम ने रजब अली की जानिब देखा, जो सर तासुर के साथ बैठा था। रजब, मुझे मसहब से मिलवाने के लिए ले जाओ। मैं आखिरी दफा उसे देखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं कभी पलटकर उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। रजिया बेगम की आंखें एक दफा फिर नम होने लगीं। रजब ने उनका हाथ थामकर उन्हें तसल्ली दी। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं वकील साहब से बात करूंगा। हम अभी भाई से मिलने के लिए जाएंगे, आप तैयार हो जाएं। रजब ने स्पाट निगाह पास खड़ी अब्रिश पर डाली। सफेद रंग के लिबास में वो आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। रजब के दिल को कुछ हुआ, मगर अगले ही पल जब उसे अब्रिश का गुनाह याद आया, उसने अपनी निगाहें फेर ली। अम्मा की चादर लेकर आओ, हमें अभी निकलना पड़ेगा। अब्रिश खामोशी से रजिया बेगम की चादर ले आई। थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी में बैठे वो लोग शहर की सिमत जा रहे थे। गाड़ी जेल के सामने रुकी तो अब्रिश घबरा सी गई। वहाँ तो भांप भांप कर लोग आते हैं, अजीब तरह की बोलियां थीं। रजिया बेगम की तबीयत खराब थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आई। रजब अली दोनों औरतों को एहतियात के साथ चलाते हुए जेल की सिम जा रहा था। एक जानिब से उसका वकील लपक कर आया। रजब अली साहब, इस तरफ आइए, मैं आपको ले जाता हूँ। उसने अदब से रजब अली को पुकारा तो वो तीनों उसकी जानिब मुड़ गए। जेल की सलाखों के पीछे कोई शख्स बैठा था, जिसकी पुश्त उन तीनों की जानिब थी। रजिया बेगम सलाखों के सामने जाकर खड़ी हो गई। रजब अली भी उनके साथ था। आबरिश खामोश खड़ी उन्हें रोता हुआ देख रही थी। उन्होंने आंसुओं के दरमियान ही पुकारा, मसहब, मेरी तरफ देखो। अंदर बैठा शख्स, जिसके बाल बेतरतीबी से बड़े हुए थे, अचानक पलटा। उसकी नजर रजिया बेगम पर पड़ी और उसी लम्हे अब्रिश ने भी उसे देखा। उसके कदम गोया जमीन में गड़ गए थे। वो बेअख्तियार लड़खड़ा गई। रजब ने बेअख्तियार मुड़कर उसकी हरकत को देखा। उसका चेहरा तेजी से सफेद पड़ रहा था। वो बेअख्तियार घबरा कर रजब के करीब हुई और उसने उसका बाजू पकड़ लिया। वो कांप रही थी। रजब चौंक गया। क्या हुआ है तुम्हें अब्रिश? उसने सख्ती से पूछा, मगर अब्रिश की निगाहें तो जेल के पीछे खड़े मसहब पर जमी थीं, जो निगाहों से रसिया बेगम के पीछे खड़ी अब्रिश को घूर रहा था। अब्रिश को चक्कर आने लगे। उसे लगा अगर वो एक लम्हा भी यहाँ खड़ी रहेगी तो नीचे गिर जाएगी। अचानक ही वो पलटी और तेजी से भागती हुई हजूम को चीरती बाहर निकलती चली गई। रजब ने उसे आवाज दी। रजिया बेगम ने भी उसे देख लिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब्रिश ने ये क्यों किया है। और तभी रजब की निगाह अपने भाई मसहब पर पड़ी। उसे जाने दो, वो यहाँ खड़े नहीं रह सकती। उसकी बात पर रसिया बेगम और रजब अली दोनों ने ही चौंक कर उसे देखा था। मसहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर गाड़ी में बैठी अब्रिश दोनों हाथ मुंह पर रखे फूट फूट कर रोती थी। उसे याद आया, कॉलेज की तालीम मुकम्मल होने तक उसका राब्ता रजब अली से था। वो उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। हमदान साहब मिडिल क्लास जरूर, मगर बेटी की मोहब्बत से वाकिफ थे। मगर उन्हीं दिनों उन्हें मकान बदलने के ऑर्डर आ गए। उन्होंने मकान बदला तो इसी दौरान अब्रिश का फोन कहीं खो गया। उसके बाद रजब अली से उसका कोई राब्ता न हो सका। दिन गुजरते रहे और अचानक हमदान साहब का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट के नतीजे में उनकी दोनों टांगें खत्म हो गईं। वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में जकड़े गए। माँ तो सर पर थी नहीं। हमदान साहब अब्रिश के लिए बेहद परेशान रहने लगे। घर के हालात बिगड़ रहे थे तो अब्रिश ने करीबी स्कूल में मुलाजमत कर ली। वो रोज सुबह स्कूल जाती तो उसे अजीब सा एहसास होता। बस स्टॉप पर ओबाश नौजवानों का एक गिरोह खड़ा होता, जिसमें से एक लड़का अब्रिश को कुछ ज्यादा ही मुखातिब करने की कोशिश करता। और एक रोज तो उसने हद ही कर दी। उसने आगे बढ़कर अब्रिश का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी जानिब खींचा। अब्रिश को शदीद तैश आया। उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो चाहती थी स्कूल छोड़ दे, लेकिन उससे पहले ही वो लड़का गायब हो गया और दोबारा कभी नजर न आया। चंद महीने बाद वो अपने वालिदैन के हमरा रिश्ता लेकर आया तो अब्रिश हैरान रह गई, मगर वो बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। अब्रिश ने घबराकर इनकार करना चाहा तो उसने अलैदगी में अब्रिश को यकीन दिलाया कि वो बदल चुका है। अब्रिश का एक थप्पड़ उसे राह रास्त पर ले आया था और वो उससे बेहद मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब्रिश ने हमदान साहब को इस सब के बारे में कुछ ना बताया था। हमदान साहब उसके रिश्ते की वजह से वैसे ही परेशान थे।
उन्होंने उस लड़के का रिश्ता कबूल कर लिया और चंद लोगों के दरमियान अब्रिश का उस लड़के से निकाह हो गया। ये सब याद आते हुए अब्रिश फूट फूट कर रो रही थी और जेल की सलाखों के पीछे खड़ा मसहब कह रहा था, ये वो लड़की है जिससे चंद महीने पहले मैंने निकाह किया था, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी जुर्रत के जवाब में मुझे भरी सड़क पर थप्पड़ मारा था। मैंने उसे मजा चखाने का सोचा और उससे सिर्फ एक रात के लिए निकाह किया। झूठे वालिदैन बनाकर मैं उसके घर ले गया। उसका बाप माजूर और बेवकूफ आदमी था। उसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया। शादी की रात गुजारते ही मैंने अगली सुबह तलाकनामा उसके सरहाने पर रखा और खुद निकल आया। शायद जब वो जागी होगी तो उसे पता चला होगा कि मैंने उसके साथ कितना जुल्म किया। मसहब फूट फूट कर रोने लगा था। गाड़ी में बैठी हुई अब्रिश भी रो रही थी। खुद पर गुजरने वाले जुल्म का अंदाजा होते ही वो ढह सी गई, मगर बूढ़े बाप की खातिर उसने खुद को संभाल लिया। और जब रजब अली का रिश्ता उसके लिए आया तो हमदान साहब ने उसे सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने के लिए कहा था और उससे वादा लिया था कि वो खुद रजब को कुछ नहीं बताएगी। जेल के सामने खड़ा रजब बेयकीनी से अपने बड़े भाई को देख रहा था। बेअख्तियार उसने अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। ओ मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मसहब ने अब्रिश पर जुल्म किया था तो खुद उसने कौन सा कम किया? उसने उसकी एक तसल्ली, एक वजाहत भी न सुनी। वो जमीन पर बैठता चला गया। रजिया बेगम घबरा गई थी। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका था। न जाने किस तरह रजब अली रजिया बेगम को लेकर घर वापस आया। हवेली के सामने उतरते ही अब्रिश अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर भागती हुई अंदर चली गई थी। रजब ने अपनी बेबस निगाहों से उसे देखा। उसने अपने हाथों से उसे खो दिया था। अब वो किस तरह उसको वापस लाएगा? क्या वो कभी उसका भरोसा कर पाएगी? उसे तकलीफ हो रही थी। बहुत बड़ा नुकसान था। नुकसान करने वाला उसका अपना भाई था। रजिया बेगम ने रजब के कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था? रजब ने तकलीफ से अपनी आंखें मीच ली। पता था अम्मा, और अब्रिश माँ बनने वाली है, मसहब भाई के बच्चे की माँ। ये बात बहुत तकलीफ दे थी। अपने मुंह से अदा करते हुए रजब जैसे पुलसरात से गुजर गया। रजिया बेगम सन्नाटे में रह गई थी, मगर वो समझदार औरत थी। उन्होंने धीरे से रजब अली का कंधा थपथपाया। शायद यही वजह है कि पिछले काफी दिनों से तुम उससे उखड़े उखड़े हो। वो तुम्हारे अपने भाई का खून है, इस हवेली का खून है। मोहब्बत की है तो उसे निभाना भी सीखो। रजिया बेगम की बात मुख्तसर थी, मगर रजब अली समझ चुका था। रजिया बेगम को उनके कमरे में छोड़ते हुए वो सीधा अपने कमरे तक चला आया। कमरे में अंधेरा था। वो बेड पर बैठी थी। उसकी सिसकियों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब रजब धीरे चलता हुआ उसके ऐन मुकाबिल जा खड़ा हुआ, अब्रिश ने सर उठाकर उसे देखा। कुछ भी कहे बगैर रजब अली ने नीचे बैठकर उसके दोनों पांव पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो अब्रिश, मैंने तुम पर शक किया। सिर्फ एक लम्हे के लिए भी मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया कि तुम अपनी सफाई दे सको। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैं इतना कम ज़र्फ कैसे हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा था। अब्रिश साकित रह गई। आज से पहले उसने ऐसा मर्द भला कब देखा था जो अपनी गलती पर यूं बच्चों की तरह रो रहा था। मर्द गलतियां करते हैं मगर गलतियां मानते ही नहीं, लेकिन ये एक ऐसा मर्द था जिसने इतने बरस उसका इंतजार किया था और वापस आते ही जो कुछ उसे सुनने को मिला डामाडोल कर सकता था। रजब अली तो फिर बरसों उससे दूर रहा था। अब इसकी आंखों से टूट टूट कर आंसू गिरने लगे। रजब ने यक लख्त उसे अपने सीने से लगाकर जोर से भींच लिया था। मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। तुम्हें अपने वजूद से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए तुम वैसे ही हो, अनछुई और पाकीज़ा। अब्रिश के जलते हुए वजूद पर जैसे किसी ने फुहार सी डाल दी थी। रजब अली के अल्फाज उसके जख्मों पर मरहम रख रहे थे। उसके सीने में मुंह छुपाते हुए वो मुस्कुरा दी। भीगी आंखों के साथ ये मुस्कुराहट ऐसे लगी जैसे बारिश के बाद कोसे कज़ार निकल आई हो। रजब को यकीन था कि उसे माफी मिल गई है। उसे अपने साथ लिपटाए लिपटाए उसने ऐद किया था कि आने वाले वक्तों में वो कभी उसे दुख नहीं देगा।